हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एस के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपकी कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहाँ अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी और इससे आगे का कंसेप्ट देखना है। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो हम वीडियो के पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं इससे पहले की वीडियोस, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर सारी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी में पहला डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एलएलपी एंड एलएलपी कंबाइन फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय पार्टनर हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी सिमिलर टू शेयर होल्डर इन अ कंपनी। क्या बोला है, एक एलएलपी है, उसके अंदर पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के फीचर होते हैं। ये पार्टनर के द्वारा फॉर्म की जाती है। इनके जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसा कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है। LLP are managed based on LLP agreement and typically have more flexible internal structure compared to company। जो LLP है वो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, मैनेज की जाती है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू कंपनीज। A company often referred to a corporation is a separate legal entity distinct from its shareholder। जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर हु अपॉइंट डायरेक्टर टू मैनेज इट्स अफेयर। ये किसकी होती है, एक तरीके से शेयर होल्डर्स की कंपनी होती है, जिसके अंदर वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि इसके अफेयर्स को मैनेज करते हैं। कंपनी आर जनरली मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल इन गवर्नेंस कंपेयर टू एलएलपी। और जो कंपनीज होती है वो बहुत और एलएलपी से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के बेसिस पे। तो एलएलपी पार्टनर इन एन एलएलपी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर दैट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी बियॉन्ड इट्स एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ देयर ओन मिसकंडक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। जो एलएलपी के अंदर पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब वो किसी भी चीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते, चाहे एलएलपी का डेट हो या कोई ऑब्लिगेशन हो। लेकिन अगर उनके मिसकंडक्ट की वजह से कोई भी डेट या ऑब्लिगेशन आती है, उसके लिए वो पर्सनली लायबल होते हैं। फिर है कंपनी। तो शेयर होल्डर इन अ कंपनी आल्सो हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर कंपनीज डेट एंड ऑब्लिगेशन। डायरेक्टर हाउएवर मे बी पर्सनली लायबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड और रॉन्गफुल ट्रेडिंग। जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के अंदर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब वो पर्सनली लायबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस के बेसिस पे। तो एन एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, sue and sued on its own name। However, it does not have shareholder और शेयर कैपिटल in the traditional sense। जो एलएलपी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है और sue and sued हो सकती है। कंपनी के केस में अ कंपनी इज आल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड परस्यू लीगल एक्शन इन इट्स ओन नेम। कंपनी भी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। कंपनी भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है और लीगल एक्शंस ले सकती है अपने खुद के नाम पर। कंपनी कैन इशू शेयर टू शेयर होल्डर रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन द कंपनी। कंपनी के अंदर कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को, जिससे उनकी ओनरशिप का पता लगता है। नेक्स्ट है फोर्थ, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे एलएलपी रिक्वायर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन विद द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द ज्यूरिडिक्शन वेयर दे ऑपरेट।
जो एलएलपी है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसे एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, जिस जुरिडिक्शन में वो ऑपरेट हो रही होती है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एंड फी मस्ट बी मीट, और जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की वो उसे मीट आउट करनी पड़ती है। कंपनी के केस में कंपनी ऑल्सो रिक्वायर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सिमिलर अथॉरिटी। कंपनीज को भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। द प्रोसेस इंक्लूड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिटेल ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, उसे अपने डॉक्यूमेंट जो होते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो सबमिट करने होते हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल देनी होती है, शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। एलएलपी आर मैनेज्ड बेस्ड ऑन एलएलपी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जो एलएलपी है वो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। द एग्रीमेंट आउटलाइन हाउ एलएलपी इज मैनेज्ड, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मेजर डिसीजन आर मेड। जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या लिखा होता है कि एलएलपी किस तरीके से मैनेज की जाएगी, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और किस तरीके से जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो की जाएगी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर जनरली लेस फॉर्मल कंपेयर टू कंपनी, बट जो इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लेस फॉर्मल होता है एज कंपेयर टू कंपनीज। नेक्स्ट है कंपनी। तो कंपनी आर मैनेज्ड बाय डायरेक्टर हु आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। कंपनी को कौन मैनेज करता है, डायरेक्टर मैनेज करते हैं जो कि शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो डायरेक्टर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपनी है फॉर्मल गवर्नेंस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग एंड मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। कंपनी की कुछ फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स भी होती है गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट, जैसे कि उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होती है और स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन। तो एलएलपी आर टिपिकली टैक्स्ड एज पास थ्रू एंटिटीज। दिस मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पास थ्रू टू द पार्टनर हु रिपोर्ट देम ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। जो एलएलपी है वो एंटिटीज के अकॉर्डिंग टैक्स होती है। दिस मींस मतलब जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर पार्टनर्स के इंडिविजुअल रिटर्न में उसके ऊपर टैक्स लगता है। द एलएलपी डज नॉट पे टैक्सेस ऑन इट्स इनकम। जो एलएलपी है वो अपनी इनकम पर खुद टैक्स पे नहीं करती है। कंपनी में भी टैक्स डिफरेंटली डिपेंड अपॉन ज्यूरिडिक्शन एंड टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी टाइप्स के अकॉर्डिंग और ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स पे करती है। दे मे बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर में आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। इसके अंदर जनरली क्या होता है, कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड पे करना होता है, जो भी इनकम उन्हें रिसीव्ड होती है उस पर। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो एलएलपी जनरली है फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू कंपनी। दे मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड कंपनी मस्ट फुलफिल सच एज होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग और इशूइंग फॉर्मल शेयर कैपिटल। जो एलएलपी होते हैं उनके पास ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से। मतलब वो ना तो उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होती है, ना ही उनको फॉर्मल शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी। कंपनीज आर मोर स्ट्रिंजेंट regulatory requirement including compliance with company law, filing annual statement, conducting audit and adhering to corporate governance standards। कंपनी है उन्हें काफी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मानना होता है, जैसे कि कंपनी लॉ के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ता है और जो भी उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें मानना पड़ता है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी के बेसिस पर। तो एलएलपी आर ऑफन फेवर्ड बाय प्रोफेशनल सर्विस फर्म, लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म एंड स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रक्चर विद लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। जो एलएलपी है वो ज्यादातर प्रोफेशनल सर्विस के लिए होती है। जो प्रोफेशनल सर्विस फर्म होती हैं वो इस टाइप की एलएलपी फॉर्म करती हैं, या फिर जो एमएस स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज होती हैं वो इसको ऑप्ट करती हैं, क्योंकि इसमें जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन भी होती है। कंपनीज आर सुटेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइज ऑफ बिजनेस लुकिंग टू रेज कैपिटल थ्रू शेयर, ऑपरेट विद अ फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड मेंटेन सेपरेट लीगल एंड फाइनेंशियल आइडेंटिटी। जो कंपनी है वो लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल होती है, जो बिजनेस अपनी शेयर कैपिटल रेज करना चाहते हैं शेयर्स के थ्रू, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ऑपरेट होना चाहते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी बना के रखना चाहते हैं।
ऐसे टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो कंपनीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एलएलपी और कंपनीज के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। तो एन एलएलपी एग्रीमेंट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द राइट, रिस्पांसिबिलिटी, रोल एंड रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं उनके राइट, रिस्पांसिबिलिटी, रोल्स और रिलेशनशिप लिखी होती हैं। Here are key aspects typically covered in LLP agreement। अब LLP agreement के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले पार्टनरशिप की डिटेल। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है? नेम एंड एड्रेस, द लीगल नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ एलएलपी की एलएलपी का लीगल नेम क्या है और उसका क्या रजिस्टर्ड एड्रेस है। फिर डेट ऑफ फॉर्मेशन, तो द डेट व्हेन द एलएलपी वाज रजिस्टर्ड, वो डेट जब एलएलपी रजिस्टर हुई थी। फिर सेकंड आता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, तो द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलएलपी कि जो एलएलपी है उसका बिजनेस क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड चीज आती है पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर टू एलएलपी की एलएलपी के अंदर ईच पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन, प्रोसीजर फॉर मेकिंग एडिशनल कंट्रीब्यूशन इफ रिक्वायर्ड, और अगर जरूरत पड़ेगी कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने की तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी एलोकेटेड अमंग द पार्टनर। ये भी मेंशन होता है कि पार्टनर के बीच में किस रेशियो में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। दिस टिपिकली इंक्लूड द परसेंटेज शेयर ऑफ फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आता है आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डिटेल ऑन हाउ द एलएलपी विल बी मैनेज्ड इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसके अंदर ये भी डिटेल होती है कि एलएलपी में जो पार्टनर है उनका अपॉइंटमेंट, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल किस तरीके से किया जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग, प्रोसीजर फॉर मेकिंग मेजर डिसीजन, वोटिंग राइट ऑफ पार्टनर एंड एनी सुपर मेजोरिटी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मेजर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, वोटिंग का राइट किस किस पार्टनर को होगा, क्या सुपर मेजोरिटी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें भी मेंशन होती हैं। नेक्स्ट आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें आपकी स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इंक्लूडिंग देयर अथॉरिटी टू बाइंड द एलएलपी, कि हर पार्टनर की क्या स्पेसिफिक ड्यूटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो कितना एलएलपी को बाइंड करता है अपनी अथॉरिटी के लिए। फिर आता है फाइनेंशियल मैटर के बारे में, मतलब बैंक अकाउंट, प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट इन नेम ऑफ एलएलपी, कि किस तरीके से एलएलपी के नाम पर बैंक अकाउंट खोला जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा। फिर ऑडिटिंग, रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड कंट्रीब्यूशन थ्रेशोल्ड, कि ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर आता है एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ पार्टनर। तो प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर टू एलएलपी इंक्लूडिंग प्रोसेस फॉर एडजस्टिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। यह भी मेंशन होता है कि किस तरीके से न्यू पार्टनर एडमिट किया जाएगा एलएलपी के अंदर और किस तरीके से कैपिटल में और प्रॉफिट शेयरिंग में एडजस्टमेंट की जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है विड्रॉल और रिटायरमेंट। तो कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर पार्टनर टू विड्रॉ और रिटायर फ्रॉम एलएलपी, की पार्टनर को एलएलपी से विड्रॉ और रिटायर होने का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कंडीशन रहेंगी, इंक्लूडिंग देयर सेटलमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग पार्टनर इंक्लूडिंग मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। ये भी मेंशन होता है कि जो पार्टनर है अगर उनके बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे किस प्रोसीजर के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। फिर डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप। तो सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एलएलपी मे बी डिसॉल्व इन द प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। ये भी स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जब एलएलपी को डिसॉल्व किया जाएगा और प्रोसीजर क्या है वॉलंटरी डिसोल्यूशन का और इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन का। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर ऑफ द एलएलपी इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अगर कंपनी को बंद वाइंड अप करने की जरूरत पड़ती है तो वो क्या प्रोसीजर होगा और किस तरीके से एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजन होती हैं जैसे कि प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द एलएलपी एग्रीमेंट, की एलएलपी एग्रीमेंट को किस तरीके से अमेंड किया जाएगा। ज्यूरिडिक्शन एंड गवर्निंग लॉ अंडर विच द एलएलपी एग्रीमेंट इज इंटरप्रेटेड। वो कौन सी ज्यूरिडिक्शन है, कौन से लॉज हैं जिनके अंदर एलएलपी एग्रीमेंट को इंटरप्रेट किया जाएगा। फिर क्लॉजेज स्टेटिंग दैट इफ एनी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज फाउंड इनवैलिड द रिमेनिंग पार्ट विल स्टिल बी इनफोर्सेबल। ये भी मेंशन होता है कि अगर कोई पार्ट एग्रीमेंट का इनवैलिड हो जाता है लेकिन पूरा एग्रीमेंट इनवैलिड नहीं होगा, उसका बाकी बचा हुआ पार्ट इनफोर्सेबल रहेगा। इसके अलावा सिग्नेचर होते हैं। तो सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टनर टू सिग्निफाई देयर एग्रीमेंट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट।
सिग्नेचर किस लिए होते हैं कि वो सारे एग्री करते हैं इस एलएलपी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं एक एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी और एंटिटी। It typically include essential detail about the company such as its name, registered address, types of business activities, detail of director or governing officer and share capital structure। क्या बोला है, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसकी मदद से जो एलएलपी है उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपकी सारी जो जरूरी डिटेल होती हैं एलएलपी से रिलेटेड वो सारी डिटेल आती हैं, जैसे कि नेम हो गया, रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हो गई, डिटेल ऑफ डायरेक्टर हो गई, गवर्निंग ऑफिसर, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। द स्पेसिफिक the specifics of what must be included in incorporation document can vary depending upon jurisdiction and types of entity being formed। और क्या क्या स्पेसिफिक चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि ज्यूरिडिक्शन में वो एंटिटी फॉर्म हो रही है और किस टाइप की एंटिटी फॉर्म हो रही है, उसके बेसिस पर इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें भी मेंशन की जाती हैं। कुछ की पॉइंट्स है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले कंटेंट, तो इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लॉ टू रजिस्टर द एंटिटी। एंटिटी को रजिस्टर करने के लिए लॉ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट, फाइलिंग एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज ऑफन अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग अ कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Significance, once filed and approved by relevant authority, the incorporation document establishes the legal existence of company or entity as separate legal entity from its owner or member। एक बार अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एक लीगल एंटिटी स्टेबलाइज कर देता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर स्टेबलाइज हो जाती है इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की वजह से। अब जो ये इनकॉर्पोरेशन है वो किस तरीके से होता है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ कंपनी और एंटिटी अटेन लीगल रिकॉग्निशन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बाय बीइंग रजिस्टर्ड विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंटल अथॉरिटी। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एक कंपनी और एंटिटी होती है वो लीगल रिकॉग्निशन मिलता है उसे, सेपरेट लीगल एंटिटी वो बन जाती है। किस तरीके से, रेलेवेंट अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेकर। This registration is typically based on submission and approval of incorporation document। इस registration के अंदर क्या होता है, जो एंटिटी होती है वो अपना incorporation document सबमिट करती है और जो relevant authority होती है वो उसे अप्रूव कर देती है। इसके साथ में जो भी जरूरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करे जाते हैं और जो भी रिक्वायर्ड फीस होती है वो सबमिट करी जाती है, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स आएंगे इस इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशन आता है, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट द कंपनी और एंटिटी लीगल रिकॉग्निशन एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी का, वैसे ही उसका एक लीगल रिकॉग्निशन आ जाता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर और ओनर से। लीगल कैपेसिटी आ जाती है, अपॉन रजिस्ट्रेशन द एंटिटी गेन द लीगल कैपेसिटी टू ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड sue and be sued in its own name। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सके, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, केसेस वगैरह लीगल एक्शन ले सके। फिर compliance, the process ensure that entity comply with all regulatory requirement and legal obligation imposed by corporate law। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जो एंटिटी है उसने जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है, उन सभी लीगल ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करा है। फिर आता है प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू ओनर और शेयर होल्डर, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर जनरली शील्डेड फ्रॉम एंटिटीज लाइबिलिटी। ये जो है रजिस्ट्रेशन, ये जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करवा के, जिससे क्या हो जाता है वो इंश्योर हो जाते हैं कि अब वो प्रोटेक्टेड हैं कि उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कभी भी एलएलपी के डेट और ऑब्लिगेशन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की पॉइंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के।
नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। इसका मतलब क्या होता है? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द is the official address of LLP where it is registered with the registrar of company or relevant regulatory authority। रजिस्टर्ड ऑफिस एक वो एड्रेस होता है एलएलपी का जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर, जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास एलएलपी रजिस्टर हुई होती है, उस एरिया ज्यूरिडिक्शन का एक कोई एड्रेस जहाँ पर कंपनी का बिजनेस ऑपरेट हो रहा हो, जहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो कहलाता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। It serves as primary contact point for official communication, including legal notice, correspondence from government agencies and services of the process। ये किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंटिटी के साथ जो भी होंगी, चाहे कोई लीगल नोटिस हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एजेंसी से कॉरेस्पॉन्डेंस आए या कोई भी सर्विस वगैरह हो, वो सारे लीगल नोटिस और कम्युनिकेशन इसी एड्रेस पर होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है? द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी फिजिकल एड्रेस लोकेटेड इन ज्यूरिडिक्शन वेयर एलएलपी इज रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड ऑफिस एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो कि कहाँ पर होना चाहिए? उसी ज्यूरिडिक्शन में होना चाहिए जहाँ पर एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर। और ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आवर में वहाँ पर कम्युनिकेशन को रिसीव किया जा सके और एक्नॉलेज किया जा सके, ये सारी चीजें होनी चाहिए। Initial declaration: the address of the registered office is declared during the incorporation of LLP and must be provided in LLP agreement or the incorporation document। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एड्रेस होना चाहिए वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए, मतलब बताया जाना चाहिए, और एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर और जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें ये मेंशन होना चाहिए। फिर पब्लिक रिकॉर्ड: द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एंड इज एक्सेसिबल टू एनीवन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एलएलपी। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पब्लिक रिकॉर्ड का एक पार्ट होना चाहिए, और कोई भी जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहे वो इसकी इंफॉर्मेशन को चेक कर पाए, उसको इतनी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं करेंगे खत्म। हमने यहाँ तक का ये सारा कंटेंट देख लिया है, बहुत ही कम कंटेंट बचा है जिसमें हमें चेंजेस द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एलएलपी नेम, पार्टनर्स, designated partner, relation among partner, extent and limitation of liability of LLP, whistleblowing type of wrongdoing और कन्वर्जन इनटू LLP। इतना कंटेंट बचा है जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करना है। ये सारा कंटेंट हम एक पार्ट और बनेगा, क्योंकि अगर आज मैं आगे कवर करवाता हूँ तो वो पार्ट बहुत छोटा रह जाएगा, इसलिए अब हम उसे नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे, जिसमें एक थर्ड पार्ट में ही आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। होप तो आप सभी के लिए आज की ये वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।